ऑफिशियली कोई एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन डर तो लग रहा है सरकार को, नर्वस तो है सरकार। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो। आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है जिसकी वजह से लोग हम स्टूडेंट्स हमारी वजह से, धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। अभिजीत दिपके इन पर्सन क्या है? मैं खुद एक दलित परिवार से आता हूँ। क्रिमिनल्स के घर पर आप जाना नहीं चाहते, उनको ट्रेस आप करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग यहाँ शांति से पानी बांट रहे, लोगों को खाना खिला रहे, उनके घर आप जा रहे हो सिविल ड्रेस में। भारत माता की। उन्हें लगा अगर हम एक दिन के लिए पानी बंद कर देंगे, खाना अंदर नहीं आने देंगे, तो ये लोग सारे निकल जाएंगे यहाँ से, ये लोग रुकेंगे नहीं। बच्चे हैं, बच्चे कितनी देर टिकेंगे? ये पुलिस की गलतफहमी थी। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे दिल्ली की ठंड हो, बैठे रहो इसलिए। बस सरकार कितने दिन इग्नोर करेगी आपको? सालों के मेहनत के बाद, 12 वर्ष के मेहनत के बाद, तपस्या के बाद एक परीक्षा होती है, उसमें भी अगर बेईमानी हो, धांधली हो, सच की विजय नहीं हो, असत्य की विजय हो, तो फिर कोई विद्यार्थी करे तो क्या करे? अगर धर्मेंद्र प्रधान को मान लीजिए कि हटाकर किसी और मंत्रालय में डाल देते हैं, will it be the equivalent of a resignation? हम लोग यहाँ से तभी हटेंगे, या तो इस्तीफा होगा या फिर आप लोगों को हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। There is no in between. We have nothing to lose. मेरे पास क्या है लूज करने के लिए? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज एक हफ्ता होने को जा रहा है जब अभिजीत दिपके यहाँ जंतर मंतर पर बने हुए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट्स को लीड कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि इस मूवमेंट से आखिरकार क्या कुछ निकल पाएगा, क्या आगे का रोड मैप रहेगा। तो हमने सोचा कि आज अभिजीत से इससे पहले बहुत भीड़ भाड़ वाली बातचीत हुई थी, आज थोड़ा बैठकर बातचीत करते हैं। अभिजीत, पहले तो ये बताइए कि आप धूप में, बारिश में तमाम लोगों के साथ, युवाओं के साथ डटे हुए हैं, तबीयत कैसी है इस वक्त आप सबकी? तबीयत बहुत अच्छी है हमारी। थोड़ी ज्यादा धूप थी पहले तो धूप बहुत ज्यादा थी, पिछले दो दिन में बारिश ज्यादा होने लग गई, तूफान होने लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ से हिले नहीं हुए। और जो लोग पहले दिन आए हुए थे वो भी आज यहाँ पे, तो कड़ी धूप के बावजूद, पिछले 2 दिन में कड़ी बारिश के बावजूद यहाँ पर ये युवा बैठे हुए, तो ये दिखा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा लेकर ही लौटेंगे, उसके बिना नहीं हिलेंगे। ये सब कुछ इतना जल्द हुआ अभिजीत, आपका वो ट्वीट 16 मई को सीजेआई के बयान के जवाब में, 6 जून को आप लोग आते हैं दिल्ली में, पहली रैली करते हैं, उस दिन बहुत सारा माहौल ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है, फिर आप अलग अलग शहरों में जाते हैं जहां आप रैलियां करते हैं। तब से लेकर अब तक कौन सी सबसे बड़ी बातें हैं जो सबक के तौर पर आप लोगों ने सीखी है? ऑर्गेनाइज करना खुद को, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर पहला प्रोटेस्ट देखा होगा तो क्योंकि मैं सीधा अमेरिका से आ रहा था, मैं किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, मैंने तो बस बोल दिया जो लोग अब इस देश में शिक्षा की व्यवस्था बदलना चाहते हैं वो सारे जंतर मंतर पर आ जाए। तो कई सारे लोग आए थे, तो उस दिन हम ऑर्गेनाइज में थे। जो हमने उसकी बात सीखा वो ये है कि अगर हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो हमें ऑर्गेनाइज खुद पहले होना पड़ेगा। तो इसके चलते में कई सारी जगह गया पूरे देश में, वहां से मैं कुछ लोग मुझे मिले, उनको मिलाकर हमने टीम बनाई और वही टीम आज ये प्रोटेस्ट पूरा मैनेज कर रही है और काफी अच्छी तरीके से कर रही है। आज 6 दिन हो गए, उसके बाद भी किसी ने कोई तकलीफ नहीं हमारी तरफ से। ये दिखाता है कि मैनेज भी होती है, ऑर्गेनाइज भी हुई। ये अभिजीत, जो आपने बातें कही कि आप लोगों ने टीम बनाई और इसको ज्यादा एक संगठित रूप से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों में ये जरूर एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये टीम में कौन कौन लोग हैं। जो 2-3 चेहरे हैं जिनसे तो हमने बातचीत की है, आशुतोष राका, सौरभ दास, विजेता दहिया, ये टीम कैसे बातचीत कर रही है, किस तरह के लोग जुड़े हैं आपके साथ में, कैसे आप लोग प्लानिंग करते हैं अपने दिन की? इसमें ज्यादा थे कि स्टूडेंट्स है या वो लोग जिनकी अभी जॉब लगी थी, ऐसे हमारे पास 50-60 एक पूरी टीम हो गई है, जो लोगों के खाने से लेकर स्टेज में सोना कहाँ पर है, नीचे जो लोग सो रहे हैं उनके लिए कारपेट्स लाना, कल बारिश हुई तो उन्होंने वो जो उसको कहते हैं टारपुलिन लाए, वो सब लाए। तो ये सारे 50-60 लोग हैं हु आर वेरी यंग, मस्ट बी इन देयर मिड 20s, जो ये सारे इकट्ठा हुए हैं और सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी जॉब भी छोड़ दिए, जॉब छोड़कर घर कैसे चला रहे हैं? मैं भी उनसे वही पूछ रहा हूँ, जॉब क्यों छोड़ दी? तो उन्होंने कहा नहीं, अब कुछ पहली बार हमें उम्मीद दिखी है देश में कुछ बदलने के लिए,
जॉब तो फिर कर लूंगा, जॉब तो फिर बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन अभी ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या पब्लिक आप लोग फंडिंग ले रहे हैं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ले रहे हैं? क्योंकि एक खर्चा तो आ ही जाता है जब आप स्टेज बनाते हैं, आप लाइट वालों को बुलाते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पैसे ऑफर करने की कोशिश की, तो आप बस जीपे नंबर दे दो, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे और आपको जो लगे वो ले लीजिए आप। ये मूवमेंट बस चलते रहे, तो पीछे मत हटना। तो मैं हर किसी से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम पैसे नहीं ले सकते। आई एम रियली सॉरी, बट हम सीधा पैसे नहीं ले सकते। अगर आपको हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना है तो हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए, स्नैक्स का थोड़ा इंतजाम कर दीजिए, चाय समोसे हो गया, या फिर पानी की बोतलों का इंतजाम कर दीजिए। तो जो लोग ऑफर भी करना चाहते हैं मैं उनको यही कह रहा हूँ कि बस खाने का इंतजाम और पानी की बोतल्स, हमें ये दो ही चीज चाहिए हमारे इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए। पहले दिन जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब आपने अपनी समय सीमा बढ़ा दी 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी, उसके बाद बहुत देखा गया कि भाई बीच बीच में लाइट ऑफ हो रहे थे, पानी की सप्लाई, आपको पानी नहीं पहुंचाई जा रही थी। फिर ये बदलाव क्यों आया पुलिस की नजरिया में कि अभी जो है पुलिस के रवैये में हम देख रहे हैं कि अभी कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है तो लेकर आ रहा है, खाना लेकर आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है। क्यों ये बदलाव देख रहे हैं आप दिल्ली पुलिस के रवैये में? हमने पोल खोल दी ना, हमने पोल खोल दी। पुलिस ने पानी क्यों बंद करा था? पुलिस ने पानी इसलिए बंद करा था क्योंकि पुलिस को लग रहा था पानी बंद कर देंगे तो इन लोगों के हौसले टूट जाएंगे, इन लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। उन्हें लगा अगर हम एक दिन के लिए पानी बंद कर देंगे, खाना अंदर नहीं आने देंगे, तो ये लोग सारे निकल जाएंगे यहाँ से, ये लोग रुकेंगे नहीं। बच्चे हैं, बच्चे कितनी देर टिकेंगे? ये पुलिस की गलतफहमी थी। पानी रुका, खाना रुका, बिजली काटी गई, लेकिन उसके बाद भी इस देश का युवा यहाँ से हिला नहीं। और जब हमने मीडिया में बताना शुरू कर दिया कि किस तरह पुलिस इनह्यूमन एक्ट कर रही है, पानी रोककर आप क्या करोगे? आप पानी कैसे किसी का रोक सकते हो? आप खाना कैसे किसी का रोक सकते हो? ये तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ ना सीधा तौर पर। तो जब ये बात मीडिया में फैली, जब ये बात चर्चा का विषय बनी, तो पुलिस वालों ने कहा आप बाहर ऐसे क्यों बोल रहे, बाहर ऐसा मत बोलिए, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो मैंने उनसे कहा आप ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो जिससे बेइज्जती हो रही है? आप पानी मत रोकिए, आप खाने मत रोकिए, हम क्यों कुछ बताएंगे फिर? किसान आंदोलन जो हुआ था, जो बॉर्डर्स पर हुआ था, और किसान बहुत संगठित ग्रुप है, एक बहुत नेटवर्क कम्युनिटी होते हैं, और इसीलिए वो 1.5 साल तक खुद को सस्टेन कर सके। आखिरकार विवादित फार्म बिल्स को सरकार को वापस लेना पड़ा था। उस आंदोलन से आप लोगों ने कोई सबक ली है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? किसानों को आपने कहा कि आप आकर हमारे साथ जुड़िए। यहाँ अगर किसान जुड़ने लगेंगे तो मेरा सेंस है कि दिल्ली पुलिस का रवैया बदल जाएगा, क्योंकि ये संसद से चंद मीटर दूरी पर ही है। वहां से क्या सबक ली और किसानों को कैसे जोड़ रखेंगे आप? मेरे लिए तो सबक नहीं, इंस्पिरेशन है सबसे बड़ी। बिकॉज मैं खुद से बॉर्डर पर 4-5 दिन था जब ये किसान आंदोलन चला था, और मैंने इनसे एक चीज सीखी है, अगर अपना हक चाहिए ना तो बैठे रहो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे दिल्ली की ठंड हो, बैठे रहो, हिलिए मत। सरकार कितने दिन इग्नोर करेगी आपको? सरकार ने किसानों को भी 1 साल तक इग्नोर करा, लेकिन आखिरकार बिल तो वापस लेने पड़े ना। तो किसान से तो मैंने यही सीखा कि अगर अपना हक के लिए लड़ना है ना तो एक जगह बेटर हो, उठो मत, उसके बाद सरकार खुद चलकर आपके पास आएगी। लेकिन सिंघी बॉर्डर की अगर मैं याद करूं, उसको भी हमने बहुत क्लोजली कवर किया, कई दिनों तक कवर किया। वहां पर जो ट्रैक्टरों की, गाड़ियों की लाइन होती थी, किसानों की जो कतार होती थी, वो कई किलोमीटर लंबी कतार होती थी। देखिए, यहाँ आपके इस प्रोटेस्ट को मैं कवर कर रही हूँ और बहुत रिपोर्ट्स हमने किए भी हैं, तमाम लोगों से बात किए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनकी डिटर्मिनेशन पर ये सवाल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो लोगों की तादाद है अभिजीत, क्या आपको लग रहा है कि वो अभी भी नहीं बढ़ रही है? कुछ 100 लोग हैं जो आ रहे हैं, रात गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ युवा हैं जो गुजार रहे हैं। लेकिन जिस संख्या में लोगों को आना चाहिए था, रविवार के दिन में भी नीट की परीक्षा देकर अगर नीट के युवा ज्यादा तादाद में आते, पेरेंट्स ज्यादा तादाद में आते, तो आपको ज्यादा बल मिलेगा। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ तक ज्यादा तादाद में? मुझे लग रहा है अब शाम में यहाँ रुकने रही है। मैं रोज आ रही हूँ, मैं शाम को शाम को भर जाता है। नीट की जब एग्जाम हुई उस दिन स्टूडेंट्स रहे, लेकिन अगले दिन स्टेज पर शायद से आप मिस कर दिया, स्टेज पर सारे नीट के स्टूडेंट्स थे, उन नीट के स्टूडेंट्स ने एड्रेस करा पूरा उस शाम को। तो लोग तो आ रहे, शाम को आ रहे हैं, सारे काम काज वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स है जिनकी दूसरी प्रायोरिटीज रहती है, लेकिन जैसे ही वो 5 बजे फ्री हो जाते हैं अपनी जॉब से, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और रात के 3-3 बजे तक रुक रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ अभिजीत, क्योंकि देखिए सरकार का जो रवैया है, ये सरकार आसानी से गिव इन नहीं करती है। इस सरकार का रवैया रहा है कि अगर कोई अंडर क्रिटिसिज्म हो तो उस मंत्री को तो हटाना ही नहीं है, इस्तीफा लेना ही नहीं है। अभी भी जो कैबिनेट रिशफल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पता चलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान को और एलिवेट कर दिया या कोई और मंत्रालय दे दिया, तो उसको आप कैसे देखेंगे? क्या आप उसको इफेक्टिव एक्शन के तौर पर देखेंगे इन रिएक्शन टू योर प्रोटेस्ट, या आपको लगेगा कि सरकार खाना पूरी कर रही है, या आपको उम्मीद भी है कि कोई कार्रवाई होगी?
मुझे जो लग रहा है सरकार थोड़ी नर्वस तो है। उसके बिना धर्मेंद्र प्रधान क्यों इंटरव्यू देते? आज तक धर्मेंद्र प्रधान ने कितने इंटरव्यूज दिए? कब वो आकर उनका प्राइम टाइम पर इंटरव्यू चला? प्राइम टाइम पर आकर इंटरव्यूज देना, सफाई देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं दखल तो ली जा रही है। ऑफिशियली एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन डर तो लग रहा है सरकार को, नर्वस तो है सरकार। लेकिन उसी इंटरव्यू में जहां वो एक तरफ अपने कह भी रहे हैं कि ये अगर लोगों की जान जा रही है वो हमारी विफलता है, दूसरी ओर आप लोगों को वो आतंकवादियों की टीम भी कह रहे हैं। आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है जिसकी वजह से लोग मरते हैं। लोग, हम स्टूडेंट्स हमारी वजह से, धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से 20 स्टूडेंट्स को अपनी जान देनी पड़ी। किसकी वजह से? धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। तो मुझे कोई आतंकवादी हम नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से तो कोई किसी की मौत हुई है। बच्चों की जो मौत हुई है वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, और आतंकवादी धर्मेंद्र प्रधान है। यहाँ स्टेट से, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिनों में आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और बहुत सारी बातें आपने कही हैं। चूंकि आप नरेंद्र मोदी जी पर भी जो है आक्रामक हैं। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। हमें क्या जरूरत पड़ती है आने की? क्या ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप लोग तब तक डटे रहें जब तक कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को ना हटाया जाए, या फिर आप लोगों को पुलिस डंडों से ना खदेड़ा जाए? क्या वो एस्केलेशन आप लोगों की तरफ से भी हुआ है अब इस प्रोटेस्ट? बात एस्केलेशन नहीं है। मैंने पुलिस को भी सीधा तौर पर बोला है, हम लोग यहाँ से तभी हटेंगे या तो इस्तीफा होगा या फिर आप लोगों को हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो इन बिटवीन। उसमें हम बड़े क्लियर है। और मोदी जी से हम इसके सवाल कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान उनकी मिनिस्टर है ना, इस पूरी सरकार में किसकी चलती है? कौन सा मिनिस्टर की चलती है? ये जो मिनिस्टर्स है ना, इनके जो पीएस, इनके जो असिस्टेंट है, इनके जो पीए होते हैं ना, वो भी मोदी की मंजूरी के बिना अपॉइंट नहीं होते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है पूरे ब्यूरोक्रेसी में, ये एक ओपन सीक्रेट है। पूरी मीडिया में ये ओपन सीक्रेट है कि चपरासी तक मिनिस्टर की ऑफिस में मोदी जी और अमित शाह की मंजूरी के बिना अपॉइंट नहीं होता है। तो सीधा तौर पर मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाए, और अगर वो नहीं हटाते तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी इन स्टूडेंट्स की मौत के लिए जिम्मेदार है। अभिजीत, मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि कल आपकी मेटी के मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई, जो आप लोगों के हैंडल को, ट्विटर के हैंडल को टेक डाउन कर दिया गया था। पानी पीना चाहेंगे? तो देखिए, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, लगातार बैठे हुए हैं, स्टेज से लगातार बातें कर रहे हैं, सबकी तबीयत पर तो एक असर पड़ता ही है। सब है हाड़ मांस के लोग, भले ही जज्बा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा हो। उस मुलाकात में क्या बातें हुई, थोड़ा बताइए आप हमें। उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, अकाउंट सस्पेंड हुआ है, ब्लॉक किया गया इंडिया में, तो मुझे ब्लॉकिंग ऑर्डर दिखा दीजिए, क्योंकि वो तो एक पहली प्रायोरिटी होती है, बहुत ही बेसिक चीज होती है। अगर आप किसी का अकाउंट बैन करते हो, ब्लॉक करते हो, तो आपको एक ब्लॉकिंग ऑर्डर देना पड़ता है। तो मैंने पूछा ब्लॉकिंग ऑर्डर दे दीजिए, हमें इशू कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं दे सकते, कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, तो फिर मैंने हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया है? किस लेवल पर हो रही थी आपकी मीटिंग? वो तो ब्यूरोक्रेट थे। हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा ठीक है, कोई एक ट्वीट बता दीजिए जिस पर आपत्ति हो, जो ट्वीट गलत हो, जिसके ऊपर आपने एक्शन लेते हुए अकाउंट ब्लॉक किया है। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि अकाउंट ब्लॉक किया गया क्योंकि ऐसी कुछ बातें कही गई है जो गलत है। अकाउंट तो पब्लिक है, तो ट्वीट निकाल पे बता दीजिए कौन सी चीज गलत है। एक ट्वीट तक ये लोग बता नहीं पाए गलत है, इसलिए कि कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकते। तो मतलब क्या चल रहा है इस देश में? आवाजें दबाई जा रही है, अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर। अगर कुछ गलत है, आपको लग रहा है हम गलत कर रहे हैं, तो बताइए जनता को कौन सा ट्वीट गलत था, बताइए जनता को कहां पर हमने कोई प्रोवोकेटिव मैसेज यूज करा। कुछ नहीं बता रहे, बस कह रहे कि अकाउंट से कुछ प्रोवोकेटिव चीजें कही गई है जिससे देश में उत्पात मच सकता है। क्या चीजें कही गई है? स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांग रहे हैं, ये प्रोवोकेटिव चीजें। ये जो लेबलिंग एक ट्रेंड बन गया है, हर चीज पे कह देना भाई तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, ये लेबलिंग, क्या इसने युवाओं को भी डिवाइड किया है? अभिजीत, आज आप एक युवा कैंपेन कर रहे हैं, मैं बहुत सारे युवाओं की रिएक्शंस देखती हूँ जो कह रहे होते हैं कि अरे भाई देखो, ये लेफ्ट विंग वाले स्टूडेंट यूनियंस के लोगों को मंच दे दिया है।
तो राइट विंग वाले स्टूडेंट यूनियन, भले ही ये मुद्दा उन लोगों को भी अफेक्ट करता हो उतना ही जितना कि किसी लेफ्ट विंग वाले को या सेंट्रिस्ट को, वो नहीं जुड़ना चाह रहे। ये जो वैचारिक लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, ये इतना शार्प है यूथ में कि भले ही बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो, एग्जाम लीक की प्रॉब्लम हो, वो फिर भी यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं इस वैचारिक धार्मिक इंटायर ध्रुवीकरण की वजह से। मुझे लगता है ये जो सरकार का स्ट्रेटेजी होता है ना, जब भी कोई सवाल करे उसको एंटी नेशनल बोलना, पाकिस्तानी बोलना, ये सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। याद करिए आज से 10 साल पहले इस सरकार ने कुछ चुनिंदा जुर्मी के लोगों को एंटी नेशनल कहा था, तब वो आइसोलेटेड इंसिडेंट था, बाकी जनता को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद इन्होंने किसानों को भी एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने स्टूडेंट्स को भी एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल दिया, नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल दिया। अभी नोएडा में कुछ मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका भी पाकिस्तान से लिंक कर दिया। तो हर किसी को पाकिस्तानी एंटी नेशनल बोलकर ये सारे लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, और ये सारे यूनाइट हो जाएंगे और वो इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। तो ये तो अपने अगेंस्ट एक कोalition बना रहे हैं लोगों का। मतलब अगर कहेंगे कि हैशटैग गो टू पाकिस्तान तो लोग कहेंगे सारे पाकिस्तानी तो इधर है, हाँ। तो कहाँ गो टू पाकिस्तान होगा? मतलब हर किसी को आप पाकिस्तानी बोल रहे हो मुंह उठाकर। तो आप ये सरकार तो ऐसे अपने खिलाफ और लोगों को इकट्ठा कर रही है। अभी ये लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, क्या आपको लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से फेल हुई है इन कैप्चरिंग द इमेजिनेशन, या आम आदमी पार्टी हो, एनएसयूआई, कांग्रेस, वो लगातार फील्ड पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कैंपेन लॉन्च किया है, विपक्ष की फेलियर क्या नजर आ रही है आपको? क्योंकि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग में, क्योंकि वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी रही है हमेशा से। मुझे लगता है विपक्ष के साथ जो हो रहा है, विपक्ष की कुछ गलतियां है। मैं पूरी तरह मानूंगा कि विपक्ष इकट्ठा नहीं आ पा रहा है, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। इतनी बड़ी मशीनरी के साथ जब आपकी खुद की पार्टी का सर्वाइवल पर क्वेश्चन हो, तो आप लोग इतनी बड़ी मशीनरी के साथ लड़ नहीं सकते। तो विपक्ष को तो इकट्ठा आना चाहिए। पहले नहीं आ पाए कोई बात नहीं, अभी स्टूडेंट्स के मुद्दे पर इकट्ठा आ जाए, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री आ जाइए एक साथ। और दूसरी बात, विपक्ष का अभी जो चल रहा है ना, विपक्ष की प्रायोरिटी अलग है। विपक्ष अभी पार्टी बचाने पर लगी हुई है। इस देश में एक पार्टी ऐसी नहीं बची विपक्ष की जिसके एमपी ने तोड़े गए, जिसके एमएलए ने तोड़े गए। सो द अपोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज फाइटिंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल। तो इसीलिए अभी इस मुद्दे पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, वीक नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभिजीत दिपके की पब्लिक इमेज तो आज की तारीख में लोग देख रहे हैं, रील्स पर छाए हुए हैं आप, लोगों को ये भी पता है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ कुछ वक्त के लिए जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आपके रिश्ते हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई की महाराष्ट्र में, बॉस्टन में गए पब्लिक रिलेशंस की स्टडी करने के लिए। लेकिन अभिजीत दिपके का चाइल्डहुड क्या था? अभिजीत दिपके इन पर्सन क्या हैं, उनकी बिलीव्स क्या हैं, वो जरा बताइए आप हमारे दर्शकों को। सो इन पर्सन को अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है, बिकॉज मैं बहुत शाय हूँ। कैमरा से तो मैं बहुत ही दूर भागता था पहले से। ये तो पूरा 360 डिग्री टर्न पूरा हो से, गया। और मेरी बहन इस पर बहुत गुस्सा कर रही है अभी, हाँ। क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ एक फोटो नहीं खिंचाता था। जब भी हम बोले थे फैमिली फोटो में आ जाए या फोटो खिंचा ले, सेल्फी खिंचा ले, तो हमेशा भाग जाता था। तो मैं उस लेवल का कैमरा शाय पर्सन हूँ। अच्छा। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है जब मेरे सामने कैमरा आ जाता है। अब मैं इंस्टाग्राम पे 1 महीने पहले खोलकर देखती है, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखती है, मेरी आपको एक फोटो नहीं दिखती किसी भी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर या ट्विटर पर या कहीं पर भी। बस एक डीपी मैंने लगा रखी थी, क्योंकि आजकल डीपी ना लगाओ तो अकाउंट फेक माना जाता है। तो मैं तो बिल्कुल कैमरा शाय था, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ मैं, जो लोगों से ज्यादा मिलता नहीं था। घर पर भी रहूं तो घर पर बस खाना खाने के लिए नीचे आता था, अपने परिवार से तभी बात करता था। दोस्तों 2-3 दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये थी तो हमारे कभी फोन नहीं उठाता है, तो कभी बाहर में रहा तो कभी ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। तो बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही कैमरा शाय टाइप का इंसान था। बट अभी चीजें बहुत बदल गई है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है इंट्रोवर्ट बने रहने का, कैमरा से दूर रहने का। लोगों को मैं मना नहीं कर सकता। झारखंड से लोग आ रहे हैं, केरला से लोग आ रहे हैं, उनको मैं कैसे मना कर दूं जब वो फोटो खींचना चाहते हैं। आप गांधी की, अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर आते हैं स्टेज में, ये इंस्पिरेशंस आपकी हमेशा से रही हैं लाइफ में? ऑलवेज बिकॉज मैं खुद एक दलित परिवार से आता हूँ, तो अम्बेडकर जी का तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है मेरी लाइफ पर, मेरे परिवार की लाइफ पर। और गांधी जी का तो ऑब्वियसली आई हैव रेड सो मच अबाउट हिम, फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट, और उनको मैं इससे भी ज्यादा एडमायर करता हूँ कि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिसका फ्रीडम स्ट्रगल था। बहुत सारी कंट्रीज में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, लेकिन उनका फ्रीडम स्ट्रगल गन के पॉइंट पर था, वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल था। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट गॉट फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस, एंड आई थिंक उसी वजह से हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए, क्योंकि जो कंट्रीज को फ्रीडम मिला गन के पॉइंट पर, वायलेंस के थ्रू,
वो बाद में ऑटोक्रेटिक कंट्रीज बन गए। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट रिमेन अ डेमोक्रेटिक नेशन ओनली बिकॉज ऑफ गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम फॉर बीइंग सो मॉडर्न। मतलब जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर भी आज के दौर के लिए सोच रहे थे, तब उन्होंने आईटीज आईएम्स एस्टैब्लिश किए, एम्स एस्टैब्लिश किया। और सबसे बड़ी देन जो है जवाहरलाल नेहरू की, जो मुझे लगता है वो ये है, 1950 में किसको पता था यार वोटिंग राइट्स क्या होते क्या है। हम लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी तब। हमारी जनता तब इतनी पुअर थी, इतनी गरीब थी, तब लोगों को ना वोटिंग राइट्स पता थे, ना फंडामेंटल राइट्स पता थे। क्या पता था हम लोगों को? बस एक आजादी चीज पता थी कि अंग्रेजों से नफरत करनी है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोगों को नहीं पता था। उस दौर में भी जवाहरलाल नेहरू ने चुना कि वो ऑटोक्रेट नहीं बनेंगे, वो डिक्टेटर नहीं बनेंगे, वो इलेक्शन करवाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे तो इलेक्शन के थ्रू बने रहेंगे। देखिए वो सोच, और आज क्या हो रहा है। आज कैसे इलेक्शन मैनिपुलेट करने को देख रहे हैं। आज कैसे बस ये कोशिश की जा रही है कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा सत्ता खुद के पास रखूं और कैसे मैं ऑपोजिशन को खत्म करूं। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के ऑपोजिशन को तब स्पेस दिया जब देश में ऑपोजिशन था भी नहीं। सो दैट इज द बिगेस्ट लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड आफ्टर दैट सेक्युलरिज्म। इतना डाइवर्स कंट्री, इतने अलग अलग तरह के, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो मैं ये समझता हूँ नॉर्थ के लोग अलग है, मराठी लोग अलग है, साउथ के तमिलनाडु के लोग अलग है, केरला के लोग अलग है। इस देश को अगर एक साथ जोड़े रखना है, सेक्युलरिज्म इज द ओनली वे। जब जब ये देश बढ़ेगा इस देश का नुकसान ही है। वो तो आज एक डर्टी वर्ड बन गया है, लिबरल वैल्यूज डर्टी वर्ड बन गया है, सेक्युलर होना डर्टी वर्ड बन गया है। अनपढ़ गवार जब लोग होते थे ना, तो पढ़े लिखे लोगों की जो विचारधारा होती है वो डर्टी वर्ड ही बना देते हैं ये लोग। सेक्युलरिज्म में गलत क्या है? सभी लोगों को साथ में आना, ये गलत है। लिबरल होना क्या है? लिबरल होना मतलब ये है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी होनी चाहिए। बाकी चीजों पर अपनी आइडियोलॉजी ना थोपे, बाकी लोगों पर अपनी चॉइसेस ना थोपे। अगर मेरी कुछ चॉइसेस है, मेरी कुछ ओपिनियंस है, वो मैं आप पर थोप सकता हूँ। अगर मैं वो थोपने लग जाऊँ तो आपके ऊपर गलत नहीं रहेगा, गलत रहेगा ना। तो ये गलत कैसे हो गया? लिबरल होना गलत कैसे हो गया? ये स्मीयर कैंपेन चलाया है इस सरकार ने 10 सालों से, जो लोग पढ़े लिखे उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए। नहीं, लेकिन गरीब तबके के लोग भी आते हैं, क्रांति में जुड़ते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन गरीब तबके के लोग भी जो हैं, उनके अंदर एक सेक्युलरिज्म है। नहीं, वही कह रहा हूँ। आप उन लोगों से ना सुनेंगे कि सेक्युलरिज्म गलत है, आप उन लोगों से ना सुनेंगे कि लिबरलिज्म गलत है। उन लोगों को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। भले ही वो लोग ये वर्ड समझे ना समझे, लेकिन उन्हें पता है कि हमें मिलजुल कर रहना है, उन्हें पता है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। देखिए आज स्टेज पर भी हम जैसे देख रहे हैं कि सिख आकर एक साथ खाना खा रहे हैं। साप्ताह अगर दिखाएं वहां पर जो मुसलमान भाई बंधु हैं वो आकर पानी जूनियर भाई सबको खाना खिला रहे हैं। एक और सिख भाई है हमारे, वो रोज खाना ला रहे हैं, जूनियर भाई भी खाना ला रहे हैं। तो मिलजुल में रह रहे ना लोग, इसमें गलत क्या है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड दिस नेशन कैन ओनली स्ट्राइव, ओनली डेवलप, ओनली गो फॉरवर्ड थ्रू सेक्युलरिज्म। लास्ट क्वेश्चन अभिजीत, अब आगे क्या सोनम वांगचुक वापस आएंगे मंच पर? क्या कोई अनशन होगा? और अगर जैसा मैंने फिर पूछ रही हूँ मैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान को मान लीजिए कि हटाकर किसी और मंत्रालय में डाल देते हैं, विल इट बी द इक्विवेलेंस ऑफ अ रेजिग्नेशन? उसको आप लोग कैसे देखेंगे? और अगर कोई भी एक्शन नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? पहला क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूँ। सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि वो शनिवार को देश में वापस लौटेंगे, वो अभी बाहर गए हुए हैं। क्लाइमेट समिट चल रहा है, क्लाइमेट इज समथिंग वेरी डियर टू इट। आने के बाद वो यहाँ रहेंगे और तब तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता है तो वो अनशन पर बैठेंगे। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनको हटाना तो चाहिए। उसके बाद उनको कोई और मिनिस्ट्री देनी है, क्या करनी है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर से तो हटाना ही जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर सरकार उनको कोई और मिनिस्ट्री देती है तो मुझे लगता है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो मिनिस्टर जिम्मेदार है उसको आप फिर भी सरकार में बनाए रखते हैं, तो आप लोग ना लोगों की चिंता नहीं कर रहे हो, आप लोगों को कीड़ों और मकोड़ों की तरह ही देख रहे हो। लेकिन यहाँ जैसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो 3-4 दिन से आ रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं हमें कंफ्यूजन है कि अगर मान लिया धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी दिया, उसके बाद इस मूवमेंट का क्या होगा? क्या ये एक सिटीजन फोरम बना रहेगा? क्या ये प्रेशर पॉइंट बना रहेगा? क्योंकि एजुकेशन को साफ करना तो एक सिस्टमिक फेलियर को साफ करना है, तो आगे आप क्या करेंगे? रोड मैप प्रेशर ग्रुप बना रहेगा जो एजुकेशन नहीं अन्य मुद्दों पर भी जाएगा। क्योंकि एजुकेशन का कबाड़ा क्यों हो रखा है? क्योंकि इंडिया में स्ट्रक्चरल चीजें बहुत गलत हो रही है, वो ब्यूरोक्रेसी में गलत हो रही है, वो गवर्नमेंट में गलत हो रही है, पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसमें भी गलत हो रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड दिस विल बिकम
youth movement or platform for the people of India who want to change the political discourse of the country. और आगे जाकर जो हम एक चीज करेंगे वो ये कि देश के हर कोने में जाएंगे लोगों की आवाज सुनने के लिए। पिछले 10-12 साल में जो चीज हुई है सरकार ने सुनना बंद कर दिया है। सो वी वांट टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पीपल। और फिर हम वो अपने मुद्दे लोगों के मुद्दे अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और जिससे सरकार को दखल तो लेनी पड़ेगी। देखेंगे कितने दिन इग्नोर करते हैं ये लोग भी। सरकार आपको हल्के में तो नहीं ले रही है? कह रहे देखो बारिश हो रही है, जेनजी रॉकस्टार पार्टी कर रहे हैं, डांस कर ले रहे हैं, प्रेशर कुकर से स्टीम निकल जा रहा है, करने दो इनको कुछ 8 दिन। ले ले हल्के में। ये अब नथिंग टू लूज। मेरे पास क्या है लूज करने के लिए? या मेरे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है या मेरे पास किसी स्टेट में सरकार है? क्या है मेरे पास लूज करने के लिए? ले ले हल्के, देखते कितने दिन हल्के में लेते। There's a popular song that says starting from zero we've got nothing to lose. Yeah. I have nothing to lose. These people have nothing to lose. चलिए वी हैव नथिंग टू लूज, लेकिन ये प्रेशर पॉइंट बना रहेगा आगे भी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होता है तब की ये एक बात कही है। और हमने कहा कि आज इस बातचीत में थोड़ा सा आपको हम एक झलकी दिखाएं कि अभिजीत दिपके हैं कौन, बियॉन्ड द मैन, जिनको आप पिछले कुछ दिनों में अपने रील्स और सोशल मीडिया फीड पर देख रहे हैं। इसलिए ये एक लंबी सी बातचीत आप लोगों के सामने हम लेकर आए सहयोगी सार्थक टंडन के साथ जंतर मंतर पर। मैं स्मिता शर्मा।